धूप तेज थी। मिट्टी की पगडंडी पर तपिश से हवा भी झुलस रही थी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई झोपड़ी में बैठा था गंगाराम मोची। झुके हुए कंधे, धूल से भरे बाल और सामने पड़े पुराने जूतों का ढेर। वो अपने कांपते हाथों से एक फटी चप्पल को सीने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां छिल चुकी थीं, पर आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे हर सिलाई में कोई सपना पिरो रहा हो। उसकी छोटी बेटी आर्या पास ही बैठी थी। 7 बरस की थी वो, पर उसकी आंखों में मासूमियत से ज्यादा समझदारी थी। वो पिता को देखती, फिर पुराने कपड़ों के टुकड़ों से गुड़िया सिलती रहती। बाबा, आज भी तुम्हारे हाथ कट गए? कुछ नहीं बिटिया, जूते जब पुराने होते हैं ना तो थोड़ा दर्द देते ही हैं। गंगाराम मुस्कुरा देता, लेकिन उसके भीतर झंझावात उठता। उसे याद था, कभी वो शहर के बड़े जूता कारखाने में काम करता था। तब हाथों में ताकत थी, सपनों में रंग। पर जब फैक्ट्री बंद हुई और मालिक पैसे लेकर भाग गया, तो वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर गांव लौट आया। पत्नी नहीं रही, और अब आर्या ही उसकी दुनिया, उम्मीद और राजकुमारी थी। रात को जब झोपड़ी में चूल्हा जलता, तो पिता बेटी के बाल संवारते हुए कहा करता, आर्या, जब तू हंसती है ना, मुझे लगता है जैसे राजमहल में रोशनी जल गई हो। तो फिर मैं राजकुमारी हूं ना दादा? हाँ बिटिया, तू मेरी राजकुमारी है। आर्या की आंखों में चमक आ जाती। वो मिट्टी की दीवारों पर अपनी उंगलियों से ताज का चित्र बनाती और कहती, एक दिन मैं भी महल बनवाऊंगी, जहां तुमको कभी सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। गंगाराम बस मुस्कुरा देता, मगर अंदर से सोचता, क्या ये मिट्टी के जूते पहनने वाली बिटिया कभी राजकुमारी बन पाएगी? गांव में गरीबी रोज की बात थी। कोई मदद नहीं करता था। गंगाराम सुबह से शाम तक जूते सिलता और शाम को 4 रोटियां लेकर आता। कभी कभी बस 2 रोटियां ही बन पाती। तब आर्या अपनी रोटी का आधा टुकड़ा पिता की थाली में रख देती। बाबा, मैं तो स्कूल में खा आई थी और बस बहुत सारा पानी पी लिया था। गंगाराम जानता था वो झूठ बोल रही है, लेकिन उस झूठ में भी प्यार था। वो कहता, तू झूठी राजकुमारी है। और दोनों हंस देते। आर्या पढ़ाई में तेज थी, पर गांव के सरकारी स्कूल में फीस और किताबों का खर्च उठाना मुश्किल था। एक दिन गांव के प्रधान ने कहा, गंगाराम लड़की को पढ़ाकर क्या करेगा? मोची की बेटी जूते ही तो सिलेगी। गंगाराम चुप रहा, पर उस रात उसने पुराने चमड़े के टुकड़े बेच दिए और अगले दिन आर्या के लिए किताबें ले आया। किताबों को देखते ही आर्या की आंखें भर आईं। बाबा, तुमने मेरे लिए? पढ़ ले बिटिया, शायद भगवान तुझे वहीं ले जाए जहां मैं नहीं पहुंच सका। उस दिन से आर्या ने पढ़ाई को अपनी पूजा बना लिया। वो स्कूल के बाद पिता की मदद भी करती, जूते सीना, पॉलिश करना और कभी-कभी बाजार जाकर उन्हें बेचना। एक दिन ऐसी बारिश आई कि पूरे गांव में पानी भर गया। गंगाराम की झोपड़ी में सारा सामान बह गया, सिलाई मशीन तक टूट गई। आर्या ने पिता के कांपते हाथ थामे। बाबा, अब क्या करेंगे? फिर से शुरू करेंगे बिटिया, मिट्टी गीली हुई है, बीज बोने का यही वक्त है। वो रात दोनों ने बिना खाना खाए बिताई, पर सुबह होते ही गंगाराम ने टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों से नई सिलाई की चौकी बना ली। आर्या ने भी पुराने जूतों को सुखाने के लिए छप्पर पर टांग दिया, और अगले हफ्ते उसने स्कूल के बच्चों के जूते ठीक करने का छोटा काम शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, देखो, मोची की बेटी भी अब जूते सी रही है। पर गंगाराम को उस पर गर्व था, क्योंकि आर्या हर सिलाई में इज्जत जोड़ रही थी। कुछ महीनों बाद स्कूल में सफाई और परिश्रम पर भाषण प्रतियोगिता हुई। आर्या ने पिता की कहानी पर भाषण दिया। मेरे बाबा कहते हैं, काम कोई छोटा नहीं होता, जूते सीने वाला भी किसी के सफर का साथी होता है। उसका भाषण सुनकर पूरा स्कूल ताली बजाने लगा। प्रधान भी वहीं था। उसने पहली बार गंगाराम को देखकर कहा, तुम्हारी बेटी में दम है मोची। आर्या ने प्रतियोगिता जीती। इनाम मिला 500 रुपए का और एक नई स्कूल बैग। उस दिन गंगाराम ने पहली बार बेटी के पैर छुए। तूने तो बाबा की उम्र का संघर्ष जीत लिया बिटिया। आर्या धीरे धीरे बड़ी होती गई, पढ़ाई में अव्वल आने लगी, पर पिता की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी। हाथों में गठिया, आंखों की रोशनी धुंधली, लेकिन वो फिर भी सिलाई करता, क्योंकि उसे आर्या की कॉलेज की फीस जमा करनी थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा,
अब इन्हें आराम देना होगा, नहीं तो हाथ पूरी तरह जवाब दे देंगे। गंगाराम की आंखों में डर था। अगर हाथ रुक गए तो बेटी के सपने कैसे चलेंगे? आर्या ने पिता का हाथ थामा। अब मैं सिलूंगी बाबा। तुमने जो धागे छोड़े हैं मैं उनसे अपने सपने जोड़ लूंगी। उस रात गंगाराम ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मेरी बेटी को वो मंजिल दे देना जहां वो सिर झुकाकर नहीं सीधा चल सके। अगर उसके कदमों में कांटे हों तो वो मेरी छाया में रह जाए। उसने आखिरी बार सिलाई की। वो जूता उसने आर्या के लिए बनाया, पुराने चमड़े का, पर उसमें प्यार की चमक थी। बरसात का मौसम बीत चुका था, पर गंगाराम के शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। सर्दी के मौसम में उसके हाथ कांपते रहते और धागे की सुई में धागा डालते समय वो कई बार उसे गिरा देता। आर्या ये सब देखती थी, पर उसके चेहरे पर कभी निराशा नहीं आने देती थी। हर सुबह वो पिता के पैरों में झुककर कहती, बाबा, अब तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे सपनों के लिए मैं पढ़ती हूँ। क्या ये नन्हे कंधे इस भारी दुनिया को झेल पाएंगे? एक दिन आर्या के स्कूल में परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। वो पूरे जिले में पहली रैंक लाई थी। पूरा गांव चकित था। वही मोची की बेटी, जिसके पिता फटी झोंपड़ी में रहते थे, अब अखबारों में छपी थी। जूते सीने वाली की बेटी बनी जिले की टॉपर। गंगाराम के घर के बाहर भीड़ लगी थी। प्रधान, जो कभी उसे ताने देता था, अब उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई तुम्हारी बेटी ने तो गांव का नाम ऊंचा कर दिया। गंगाराम ने बस इतना कहा। नाम मेरा नहीं, मेरे धागों का है, जो आज उसकी किताबों में चमक रहे हैं। आर्या को शहर के बड़े कॉलेज में प्रवेश मिल गया, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। फीस बहुत ज्यादा थी, पिता के पास पैसे नहीं। वो रात दोनों ने बिना नींद के बिताई। गंगाराम ने पुराने चमड़े के बैग में रखे कुछ सिक्के निकाले और कहा, बिटिया, ये बस तेरे पहले कदम के लिए है, बाकी तो आगे बढ़, भगवान साथ देगा। आर्या ने रोते हुए पिता का हाथ थामा। बाबा, ये तो वही हाथ हैं जिनसे तुमने मेरे लिए दुनिया सीधी। अब मैं इन हाथों को आराम दूंगी। शहर की गलियों में शोर था, रोशनी थी, पर एक अनदेखी तन्हाई भी। आर्या एक छोटे हॉस्टल में रहती थी। पुराने कपड़े, 2 जोड़ी चप्पलें और पिता की दी हुई वो फटी डायरी जिसमें लिखा था, अगर मन टूटे तो याद रखना, जूते सीने वाला कभी हार नहीं मानता। वो दिन भर कॉलेज जाती और शाम को लाइब्रेरी में सफाई का पार्ट टाइम काम करती। कभी कभी तो रोटी के बदले बस चाय का गिलास ही नसीब होता। पर हर रात जब वो पिता की तस्वीर को देखती तो कहती, बाबा, ये थकान नहीं, सीढ़ी है। एक दिन कॉलेज में उसे गांव से पत्र मिला। कागज पर धूल के धब्बे थे और स्याही भी फैली हुई थी। गंगाराम ने लिखा था, आर्या, अब हाथ नहीं चलते बिटिया, पर तू चलते रहना। तेरे कदमों की आहट में ही मेरा गर्व है। अगर कभी ये चिट्ठी तेरी आंखें भिगो दे तो समझ लेना, तेरा बाबा मुस्कुरा रहा है। आर्या की आंसू कागज पे गिर गए। उसी रात उसकी अध्यापिका ने बताया, आर्या, हमें तेरे गांव से खबर आई है। गंगाराम अब नहीं रहा था। आर्या घंटों रोती रही। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया का हर कोना खामोश हो गया हो। उसने पिता की सिलाई मशीन का पुराना बटन अपने बैग में रख लिया। वो बटन अब उसके लिए भगवान का तावीज़ बन गया। परीक्षाओं का समय नज़दीक था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में कॉलेज, रात में काम और दिल में सिर्फ एक आवाज़, बाबा कहते थे, जूते सिलने वाला कभी रुकता नहीं। वो कॉलेज की टॉपर बनी और फिर उसे दिल्ली के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली, सामाजिक उद्यमिता के लिए। साल बीते। अब आर्या समाज सेवा और उद्यमिता में शोध करने लगी। उसने एक विचार रखा, हमारे देश में लाखों मोची हैं जो रोज मेहनत करते हैं पर सम्मान नहीं पाते। अगर हम उन्हें संगठित करें तो हर सिलाई एक कहानी बन सकती है। पिता के नाम पर एक संस्था बनाई, गंगाराम फाउंडेशन, सम्मान हर काम का। उस संस्था का उद्देश्य था कि हर गरीब कारीगर को सम्मान, शिक्षा और पहचान देना। धीरे धीरे ये संस्था देश भर में प्रसिद्ध हो गई। टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आने लगा। लोग कहते, वो लड़की जिसने जूते सीने वाले पिता की कहानी से इंसानियत का ताज गढ़ा। एक दिन उसे राष्ट्रपति भवन में
राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब उसने मंच पर कदम रखा तो उसके पैरों में वही पुराने जूते थे जिन्हें कभी गंगाराम ने अपने हाथों से सिला था। मंच पर उसने कहा, मेरे पिता मोची थे। उन्होंने कभी महल नहीं बनाया, लेकिन उनके हाथों ने मेरे लिए राजमहल के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने सिखाया, काम कोई छोटा नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें गर्व भी था, क्योंकि उस पल उसने महसूस किया, मैं सच में अपने पिता की राजकुमारी बन गई हूँ। पुरस्कार लेने के कुछ महीनों बाद आर्या वापस अपने गांव पहुंची। वही मिट्टी का रास्ता, वही टूटी झोंपड़ी, बस अब वहां शांति थी। उसने पिता की कब्र पर फूल रखे और धीरे से कहा, बाबा, अब तुम्हारी झोंपड़ी की दीवारों पर नाम लिखा गया है, गंगाराम प्रेरणा केंद्र। वहां उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल और मोटी परिवारों के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। हर बच्चे को वहां एक वाक्य याद कराया जाता। जूते सीने वाला भी किसी का रास्ता बदल सकता है। रात को जब वो स्कूल की छत पर खड़ी थी तो उसने आसमान की ओर देखा। एक टूटता तारा दिखा। वो मुस्कुराई और बोली, बाबा, देखो, तुम्हारे धागे अब सितारों से जुड़ गए हैं। हवा चली और ऐसा लगा जैसे पिता की आवाज आई हो, मेरी राजकुमारी, अब तेरा मुकुट तेरी मेहनत से बना है। आर्या ने अपनी डायरी खोली जिसमें लिखा था, गरीबी विरासत नहीं, अवसर है। अगर मन सिला जाए तो जिंदगी बन जाती है। गंगाराम का सपना सच हुआ। उसकी बेटी ने सिद्ध कर दिया कि मोची की औलाद कहने वाले लोग भी झुक सकते हैं अगर किसी के सपनों में सच्चाई और मेहनत हो। अब गांव के बच्चे जब आर्या को देखते तो कहते, वो रही राजकुमारी जिसके पिता जूते सिलते थे। और सच में वो राजकुमारी थी, क्योंकि उसने अपने पिता के सपनों से ताज नहीं, इज्जत गढ़ी थी। जिस पिता ने अपनी उंगलियों के जख्मों से बेटी के कदम संवारे, वही सच्चा राजा था और वही बेटी सच्ची राजकुमारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।